नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। डीएमसी चुनाव हो चुका है, नतीजे भी सामने आ चुके हैं। कुल 227 सीटों वाली इस महानगर पालिका में बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई और 25 सीटें पीछे रह गई। बीजेपी को 89 सीटें मिली, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना, जिसके अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं, उनको 29 सीटें प्राप्त हुई। शिवसेना से जितनी उम्मीद की जा रही थी वह उस पर खरी नहीं उतर पाई। यह अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। हालांकि अगर बीजेपी और शिवसेना की सीटों जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या 1 से 18 तक पहुंच जाती है, यानी बहुमत से 4 सीटें ज़्यादा। गणित के हिसाब से देखें तो मेयर चुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जब चीज़ें सबसे आसान लगती हैं तभी सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य के लिए एक नई समस्या बन सकते हैं और अब उसी दिशा में घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे ने वही रास्ता अपनाया जिस पर 2019 में उद्धव ठाकरे चले थे। उन्होंने अपने सभी कॉर्पोरेट्स को एक होटल में ठहरा दिया था और एक ही जगह इकट्ठा कर लिया। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि यह कदम राजनीतिक उठाया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी उनकी कॉर्पोरेशन को तोड़ न सके, लेकिन असलियत यह है कि बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए रणनीति भी है और वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। गठबंधन के पास बहुमत है और अब पदों के लिए बंटवारों की शर्त सामने रखी जा रही है। 2019 में ठाकरे ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री का पद ढाई साल के लिए बीजेपी और शिवसेना में बांटा जाना चाहिए और आज एकनाथ शिंदे लगभग वही बात कर रहे हैं कि मेयर का पद ढाई साल के लिए बांटा जाए। इतना ही नहीं, उनकी मांग यहीं खत्म नहीं होती, वे स्टैंडिंग कमेटी पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं। नगर निकाय की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने वाले जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी मेयर से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वित्तीय फैसलों की चाबी उसी के हाथ में होती है। यही वजह है कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने अल्पमत में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं बनने दिया था, जब तक कि उसने अपना बहुमत नहीं बना लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे को यह क्यों लग रहा है कि बीजेपी उन्हें मेयर पद का और स्टैंडिंग कमेटी दोनों दे देगी। हालांकि राजनीति में मांगने में कुछ नहीं जाता, वो बार्गेनिंग की राजनीति में दांव जितना बड़ा हो चर्चा उतनी ही लंबी चलती है। शिंदे वही कर रहे हैं 2019 में उद्धव ठाकरे जी ने किया था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है और एक बड़ा फर्क भी है। उद्धव ठाकरे के सामने विकल्प था कि अगर शर्त नहीं मानी तो वो दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के सामने ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि वो केंद्र सरकार में भी हैं, राज्य सरकार में भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे हैं। शायद शिंदे यह बोल रहे हैं कि आज वे शिवसेना के अध्यक्ष हैं, जिस वजह से बने हैं। उनका कोई व्यक्तिगत पराक्रम नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना छीनी और शिंदे को सौंप दी, जिससे उनका कद अचानक बढ़ गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग धोखा देकर सत्ता में आते हैं उनको दोबारा धोखा मिलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। एकनाथ शिंदे राजनीति में जो कुछ भी बने वह बाला साहब ठाकरे परिवार और शिवसेना की वजह से बने। इसके बावजूद उन्होंने उद्धव ठाकरे को छोड़ने में कोई संकोच नहीं किया। ऐसे में अगर बीजेपी के नेता यह मान लें कि शिंदे कभी उन्हें धोखा नहीं देंगे तो इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है। एकनाथ शिंदे की राजनीतिक हैसियत जितनी है उससे कहीं ज्यादा वे सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। बीजेपी ने सब इसलिए सहन किया क्योंकि उनका लक्ष्य उद्धव ठाकरे को खत्म करना था। ठाकरे परिवार का जो वर्चस्व महाराष्ट्र की राजनीति में खासतौर पर मुंबई और ठाणे में था, उसे तोड़ना बीजेपी की प्राथमिकता थी। उससे सफलता भी मिल चुकी है। कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि अगर दुश्मन न हो तो नया दुश्मन गढ़ना पड़ता है। यहाँ तो बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे के रूप में तैयार दुश्मन खड़ा होता दिख रहा है। शिंदे हर हाल में बीजेपी के लिए समस्या बनने वाले हैं और इसकी शुरुआत उसी समय से हो गई थी जब उन्हें मुख्यमंत्री की बजाय उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मुश्किल से तैयार हुए थे और तब भी वो बार्गेनिंग चल रही थी। हालांकि उस समय उनकी स्थिति कमजोर थी, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास अकेले 132 सीटें थी। बीजेपी
बीजेपी चाहे या शिंदे से छुटकारा पाकर अपने दम पर सरकार बना सकती है। अजित पवार के साथ रहें या ना रहें, जब तक एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ते रहे तब तक वो बीजेपी के लिए बेहद उपयोगी थे। अब वे एक रणनीतिक अस्त्र की तरह काम कर रहे थे, लेकिन अब उनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है। बड़ा पेड़ एक झटके में नहीं गिरता, वह धीरे धीरे गिरता है। और यही स्थिति आज शिवसेना की है। स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों में साफ हो चुके, लेकिन मुंबई में उसका प्रभाव अब भी बना हुआ है। डीएमसी में बीजेपी के सामने अगर कोई असली ताकत है तो वह उद्धव ठाकरे की पार्टी है, न कि एकनाथ शिंदे की। तमाम कोशिशों और बीजेपी की पूरी मदद के बावजूद शिंदे उद्धव ठाकरे के बराबर खड़े नहीं हो सके। उद्धव ठाकरे को अकेले 65 सीटें मिली, जबकि शिंदे को 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने और लंबे समय से डिप्टी सीएम रहने के बाद बीजेपी के समर्थन के बावजूद भी 29 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाए। यह उद्धव ठाकरे की पार्टी के आधे से भी कम है। इसके बावजूद शिंदे और ज़्यादा मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि किस आधार पर 89 कॉर्पोरेट्स वाली पार्टी का मेयर न बने या 29 कॉर्पोरेट्स वाली पार्टी का मेयर बन जाए, यह कैसे संभव है। लेकिन शिंदे को लगता है कि यह संभव है। वे यह भूल जाते हैं कि रणनीतियाँ परिस्थितियों के अनुसार बनती हैं। उस समय बीजेपी के मुख्यमंत्री पद को नहीं चाहिए था, बल्कि उद्धव ठाकरे को सत्ता से हटाना लक्ष्य था। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तिगड़ी को तोड़ना बड़ा लक्ष्य था। मुख्यमंत्री पद उस समय छोटा था। आज हालात बदल चुकी हैं। विधानसभा चुनाव और अब स्थानीय निकाय चुनाव में साफ दिख रहा है कि बीजेपी अपने दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे को लगता है कि ज़्यादा मांग करने से उनकी ताकत बढ़ेगी और वे उद्धव ठाकरे का रिप्लेस कर पाएंगे, कम से कम बीएमसी में। जबकि इस चुनाव में साबित कर दिया कि मुंबई में उद्धव ठाकरे का दबदबा अभी भी शिंदे से ज़्यादा है। एकनाथ शिंदे मराठा हैं, उद्धव ठाकरे नहीं। इसके बावजूद मराठी मानुस आज भी मुंबई में उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानते हैं। मराठी मानुस ने शरद पवार जैसे मराठा नेता को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, तो शिंदे की हैसियत क्या। यह सवाल अपने आप उठता है। इसलिए बीजेपी के लिए इस समय समस्या उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे बनते जा रहे हैं। बीजेपी को जितना शिंदे को आगे बढ़ाएगी, उतनी ही बड़ी मुसीबत में वह अपने लिए तैयार करेगी। शिंदे ज़्यादा दिन चुप रहने वाले नहीं हैं और जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ेगी, वे पहले बीजेपी को चुनौती देंगे और बाद में उद्धव ठाकरे को। उनके पास अब भी आगे बढ़ने का यही एक रास्ता बचा है, या तो वो मिल जाए उससे प्रयत्न है या फिर हमेशा असंतोष में जिए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि कहते हैं कि जब नाश मनुष्य के साथ छाता है तो पहले विवेक मरता है। तो यही काम एकनाथ शिंदे की परीक्षा का समय है। अगर विवेक जीवित रहा तो वे 2.5 साल के मेयर और स्टैंड कमेटी की मांग छोड़ देंगे और जो मिलेगा वो मिल जाएगा, उससे स्वीकार करेंगे। बीजेपी के साथ रहेंगे तो और भी बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन बीजेपी से लड़कर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बीजेपी रणनीति से काम करती है। उसे पता है कि उसका कितना उपयोग करना है और कब तक करना है। जिस दिन उसे लगेगा कि शिंदे अब उपयोगी नहीं रही, उस दिन उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। फिलहाल वह स्थिति नहीं आई है, लेकिन भविष्य में एक बड़ी और राजनीतिक चुनौती बन सकती है। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में अब शरद पवार और अजित पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जैसी चुनौती नहीं है। असली सिरदर्द एकनाथ शिंदे, जिससे वरदान दिया गया है वही भस्मासुर बनता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के बाद अब उनकी निगाह देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी पर है। ऐसे में बीजेपी को अपना महाराष्ट्र रणनीति पर पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है जिस तरह